तो बच्चों यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी और रेडियस की बात कर चुके हैं और अब बोर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी होगी इसकी बात करते हैं। तो आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और टोटल ऐड कर देना है आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी इसको ई के लिख देता हूँ मैं, ई काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम इन एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम ई वी एन स्क्वायर होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर और मास, और वेलोसिटी का वैल्यू आपको यहीं से उठाना है देख रहे हो ना, जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन, ये उठा के डाल दो, जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन, इसका स्क्वायर हो जाएगा, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका बताओ, 1/2 एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी है। अरे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आता है कि एप्सिलॉन नॉट आता है, तो एक बार जस्ट कंफर्म कर लो सही है कि नहीं। आई थिंक एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट सिर्फ दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नहीं दिया, पर मेरे हिसाब से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आना चाहिए। आई थिंक ये सही है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक में टोटल एनर्जी में इसमें स्क्वायर गायब है, पर मेरे हिसाब से स्क्वायर होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ईपी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ देखो, अगर दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, Q1 और ये Q2, और ये अगर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस अगर R है, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 Q2, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना है, अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो वैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अब चार्जेस देख लो, चार्जेस क्या है, एक प्लस जेड ई है, दूसरा माइनस ई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना, और इनके बीच में डिस्टेंस आर एन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस जेड ई ये न्यूक्लियस का चार्ज, माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और उनके बीच का डिस्टेंस आर एन आ जाएगा, समझ गए तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ई पी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, माइनस भी आएगा यहाँ पे, अपॉन आर एन। आर एन का वैल्यू आपको बस आर एन की इक्वेशन से उठाना है। तो आर एन इक्वेशन क्या है, टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्टली लिख के रख दिया है, पर कोई गारंटी नहीं, भरोसा नहीं, उन्होंने एक स्टेप में लिख दिया है, लेकिन क्या पता एग्जाम में पूछ ले। तो एग्जाम में एक्चुअली इस तरह से हुआ भी है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, उन्होंने एक स्टेप में ही सब लिख दिया, लेकिन एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया था। तो डेरिवेशन भाई आप, मैं टू बी एट द सेफर साइड, मैं चाहूँगा कि आप डेरिवेशन कर लो, पूरे डेरिवेशन के साथ, वो हो सकता है पूछ ले इसको। आर एन का वैल्यू आप यहाँ से उठा लो इक्वेशन 3 से, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ई पी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी है ये, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन, आर एन का वैल्यू देखो यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन, पहले लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन, एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई जेड स्क्वायर, पाई एम ई जेड स्क्वायर, तो पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 3 ठीक है। यहाँ देखते क्या कैंसिल आउट होगा, आई थिंक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और मेरे हिसाब से बाकी सब कुछ तो वैसा ही है, ठीक है। तो इक्वेशन देखो क्या होगा, z, अब देखो एम ई ऊपर चला जाएगा, तो माइनस एम ई जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई रेज टू 4 हो जाएगा, अपॉन 4 यहाँ पे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर
और n स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब आपको निकालना क्या है, टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, ई एन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई एन लिख रहे हैं हम लोग, दैट इज ई काइनेटिक एनर्जी प्लस ई पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखो क्या है, देखो दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस नीचे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -4 है। तो एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4, एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है राइट, 4 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एक सेकेंड, फ्रॉम 3, ठीक है चलिए, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो सब कुछ कॉमन है, बस यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 है, तो बाकी सब का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये सब कॉमन है, अंदर यहाँ 1/8 बचेगा माइनस 1/4 बचेगा, सो दैट इज इक्वल टू एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, 1/8 माइनस 1/4 कितना होगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 - 2 -1/8, तो ये हो जाएगा -1/8। तो माइनस में पहले लिख देता हूँ, माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 में यहाँ ले आता हूँ, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये आपकी एनर्जी हो गई। एनर्जी का भी इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब एनर्जी में तुम देखोगे ध्यान से तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, एम ई स्क्वायर ई रेज टू 4, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट है, बस इसमें जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है। तो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज अगर तुम सब्सटीट्यूट कर देते हो तो आपको ई एन का वैल्यू क्या मिलता है, ई एन का वैल्यू आपको मिलता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, हाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। लेकिन ये आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है, मतलब आपका जो एनर्जी है, एनर्जी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, ठीक है। मतलब जूल में अगर आप इसको सारे के सारे वैल्यूज एसआई यूनिट में अगर डालते हो तो आंसर आपको जूल में मिलेगा एनर्जी, उसको आपको क्या करना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर दो तो आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और फाइनली ये वाला वैल्यू आपका आएगा। तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, वो सारे वैल्यूज डाल के, बस मैं आपको बता रहा हूँ डालोगे तो ऐसा आ जाएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, भरोसा कर सकते हो कि हमने सही करके रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में या nth ऑर्बिट में वो ये होगी। तो अगर आपको चौथे ऑर्बिट का एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन का तो आप n = 4 डाल दो, इसके अंदर किस एटम का चाहिए उसका एटॉमिक नंबर डाल दो। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा बताओ, En का वैल्यू, En = Z का वैल्यू 1 होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, Z = 1 डाल दो तो आपका क्या आ जाएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आ गई इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बच्चों हमने देखा था कि अगर मान लो कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, मान लो ये EM हायर ऑर्बिट का एनर्जी है और लोअर ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो En है, तो एक इलेक्ट्रॉन EM से En में आता है, तो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि वो एक फोटोन एमिट करेगा और इस फोटोन की एनर्जी उतनी ही होगी जितना इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप है या एनर्जी का डिफरेंस है। तो एनर्जी का डिफरेंस क्या है, EM माइनस EN, और वो किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू h, मतलब ये जो आपका फोटोन है फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा, फोटोन का एनर्जी h न्यू होता है, ठीक है।
अब न्यू को c बाय लैम्डा तुम लिख सकते हो, ये वो एनर्जी है, उस फोटोन की एनर्जी है जो फोटोन बाहर आ रहा है। तो फोटोन की एनर्जी का दो फॉर्मूला होता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखोगे तो h नहीं आता है, और वेवलेंथ के टर्म्स में देखोगे तो h c बाय लैम्डा आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी क्या है, em है। एनर्जी का इक्वेशन हमारे पास है, हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ये रहा। तब आपको करना क्या है, देखो हम यहाँ पे En की जगह पे em लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं En की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, em लिख रखा है। तो आप n की जगह पे m लिखोगे तो पूरा इक्वेशन उतार दो सेम ऐसा कैसा, बस n की जगह पे m कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे em यूज कर रहे हैं। तो माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4, em का जो वैल्यू होगा माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर है, पर क्योंकि हम ई एम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सफिक्स एम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम एम स्क्वायर लिखेंगे। और ये एम आपको बताएगा mth ऑर्बिट, जैसे कि m का वैल्यू अगर 4 है, मैंने ये 4 लिखा है, तो इसका मतलब ये चौथा ऑर्बिट है। m का वैल्यू अगर 3 है तो ये तीसरा ऑर्बिट है। माइनस, फिर एक माइनस साइन आएगा और en का वैल्यू लिखा जाएगा। तो en का वैल्यू क्या आएगा, एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो ये आपका en आ गया, ये आपका em आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका एच सी बाय लैम्डा क्या हो जाएगा बताओ, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर दो, तो प्लस एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि अगर आप ये कॉमन ले लेते हो सब कुछ, एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये पूरा कॉमन ले लो आप, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे एम स्क्वायर बचेगा, इधर माइनस साइन बाहर है तो माइनस 1 बाय एम स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे अरे सॉरी इधर भी एम ही ले लिया हम लोग ने, देखो इधर एन है, एन स्क्वायर है, ई एन का लिख रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ एन स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 1 बाय एन स्क्वायर बचेगा, बाकी सब कुछ कॉमन चला गया, एच सी बाय लैम्डा। चलो एक काम और करो, इस एच सी को भी यहाँ पे उठा के रख दो, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बाय लैम्डा बचेगा, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ से h आएगा तो h क्यूब हो जाएगा, ये यहाँ पे h स्क्वायर था h क्यूब हो जाएगा, और c भी नीचे आ जाएगा, तो c यहाँ पे रख लो। अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ z स्क्वायर को तो छोड़ दिया जाए, तो z स्क्वायर को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं वो आपका एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी, ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स है, इसके कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू है, इसके वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको हम एक साथ यहाँ पे आर एच लिख दे रहे हैं। जब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स मिल जाएगा, और ये जो आर एच है इसको बोला जाता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो अब मुझे बताओ कि फिर 1 बाय लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाय लैम्डा जेड स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कुछ आर एच हो गया, आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 बाय लैम्डा का वैल्यू। और यहाँ पे जो आपको 1 बाय लैम्डा दिख रहा है, इस 1 बाय लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। अगर 1 बाय लैम्डा बोल रहे हो तो उसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, और सिर्फ लैम्डा बोलोगे तो आपको पता ही है इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ये उस फोटोन का वेवलेंथ है जो फोटोन आपके ईएम एनर्जी से ईएन एनर्जी में जब आया था तो बाहर निकला था। इस फोटोन का वेवलेंथ यहां से आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा। समझ गए? बात क्लियर है कि अगर आपका mth ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में नीचे उतरता है तो उससे जो भी फोटोन बाहर आ रहा है उस फोटोन का ये वेवलेंथ होगा। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो आपका चौथे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन
नीचे दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है, तो एक फोटोन रिलीज करेगा। तो हमें पता करना है कि इस फोटोन का वेवलेंथ क्या है। तो आप क्या करोगे, देखो हायर ऑर्बिट आपका m है, लोअर ऑर्बिट आपका n है, तो आप m इज इक्वल टू 4 इसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे, और लोअर ऑर्बिट आपका 2 है, तो आप इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करोगे। बाकी आप z का वैल्यू आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा एटम ले रहे हो। मान लो हाइड्रोजन लिया तो z का वैल्यू 1 डाल दो, और RH का वैल्यू आप ये सब्सटीट्यूट कर दो। सॉल्व कर दोगे आपको वेवलेंथ लैम्डा मिल जाएगा, मतलब किस वेवलेंथ का फोटोन यहाँ से बाहर निकल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। समझ गए m और n का वैल्यू। तो m और n क्या है, वो ऑर्बिट के नंबर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, m ऑर्बिट से n ऑर्बिट में करेगा, तो इस वेवलेंथ का फोटोन वो बाहर निकालेगा। समझे। इसके बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। ऑलरेडी एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, फॉर हाइड्रोजन एटम आपका Z का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1 बाय लैम्डा का वैल्यू RH, Z का वैल्यू 1 डाल दो, RH 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। RH 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा हाइड्रोजन एटम के लिए सारे वेवलेंथ्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है बताओ, En इज इक्वल टू, हमने देखा था यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग वैल्यू देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होता है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की बात करूं फॉर n इज इक्वल टू 1, तो आपका एनर्जी E1 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 डालोगे तो ये -13.6 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप n इज इक्वल टू 2 डालते हो तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं है, पर आई थिंक 3.4 समथिंग आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी जस्ट सी, -13.6 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 3.4, या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पे 3 डालता हूँ तो मुझे E3 मिल जाएगा, -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो 1.51 आपका आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आपको एनर्जीज यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लाइंस ड्रॉ कर लूँ थोड़ा सा अलग अलग ऑर्बिट के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे, चलो लेट्स स्टार्ट। ये मान लो आपका n इज इक्वल टू 1 वाला ऑर्बिट है, ये आपका n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये n इज इक्वल टू 3 है। देखो जैसे जैसे आगे के ऑर्बिट्स में जाते जाओगे एनर्जी का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम के मैं ऑर्बिट्स बना रहा हूँ और उसके एनर्जीज बना रहा हूँ, ऐसे चलते जाओ आप और ये धीरे धीरे आप इन्फिनिटी तक जाओगे। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक चलेगा। नाउ सी ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज वी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 5 है, ये n इज इक्वल टू 6 है, n इज इक्वल टू 7 एंड सो ऑन, और लास्ट में n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक हम लोग ऐसे चलते जाएंगे। एनर्जी के वैल्यूज आप देख सकते हो, -13, पहले ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर यहाँ पे -5.4 है ना, 3.4 है सॉरी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर यहाँ पे आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब देखो जैसे मान लो सेकेंड ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट ऑर्बिट में जंप मारता है, जस्ट अ सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप मारता है तो इससे क्या होगा, इससे एक फोटोन बाहर निकलेगा और उस फोटोन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, राइट।
अब जैसे उसका वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1, मतलब सॉरी m इज इक्वल टू 2 डालना है और n इज इक्वल टू 1 डालना है। जो हायर ऑर्बिट होगा उसका वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है और जो लोअर ऑर्बिट होगा उसका वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। तो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, मतलब आपका अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है तो आपको यहाँ पे 2 डालना है, यहाँ पे 1 डालना है और आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो जो फोटोन यहाँ पे बाहर आएगा यहाँ से, उसका आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। और ये वेवलेंथ कहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन से मिलेगा, यहाँ से वेवलेंथ मिल जाएगा। तो हम अलग अलग वेवलेंथ का यहाँ पे फोटोन देख सकते हैं। अगर मान लो एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये ले आते हैं। चलो, तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ आ रहा है सेकेंड ऑर्बिट से। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए। तो जो भी है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का वो फोटोन बाहर निकालेगा। तो उसका वेवलेंथ भी होगा और आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वेवलेंथ निकालो या उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 5, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है। ऐसे करके किसी भी ऑर्बिट से इन्फिनिटी से भी वो यहाँ पे नीचे जंप कर सकता है। समझ गए? हर जंप के लिए, हर ट्रांजिशन के लिए एक ना एक फोटोन बाहर निकलेगा जिसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा या कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ये जितने भी वेवलेंथ्स होंगे उन सारे वेवलेंथ को हम बोलते हैं कि ये सारा वेवलेंथ जो है वो लाइमन सीरीज का हिस्सा है। लाइमन सीरीज का हिस्सा, हमने इन सारे वेवलेंथ या इन सारे ट्रांजिशन को, इन सारे लाइंस को अलग अलग सीरीज में बांट के रखा हुआ है। तो ये एक ऐसा सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स है, ये एक ऐसा सीरीज ऑफ फोटॉन्स है जो बाहर आ रहे हैं, जो लास्ट में फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, चाहे कहीं से भी जंप करे। कहीं से भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है और उससे जो भी फोटोन निकल रहा है उसका जो वेवलेंथ होगा वो लाइमन सीरीज का हिस्सा होगा। बोलो, आई बात समझ में? इसी तरह के और भी सीरीज हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं। अगर मैं दूसरी सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे अगर मान लो n इज इक्वल टू 2 पे गिर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखो अगर नीचे गिरेगा तो नीचे से ऊपर थोड़ी नहीं गिरेगा, गिरेगा तो उसके ऊपर से ही गिरेगा। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 2 की बात करूं, एक सेकेंड, तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है आपका 3 से 2 पे गिरे, 4 से 2 पे गिरे, 5 से 2 पे गिरे, 6 से 2 पे गिरे, ऐसे चलता रहे और इन्फिनिटी से भी 2 पे गिरे, राइट। तो ये वाला जो आपका सीरीज है, अब इससे भी बहुत सारे फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। उन सारे फोटॉन्स का जो वेवलेंथ होगा उसको हम बोलेंगे कि वो किसका हिस्सा है। तो ये वाला जो सीरीज है उसका नाम हमने रखा है बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो ये सारे वेवलेंथ जो है वो बाल्मर सीरीज का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे किसी और सीरीज की। मान लो अगर सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्ड ऑर्बिट में गिर रहे हैं, तो थर्ड ऑर्बिट में फोर्थ से गिर सकते हैं, फिफ्थ से गिर सकते हैं, सिक्स से गिर सकते हैं, ऐसे आगे चलता रहेगा। हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गिरेगा, इन्फिनिटी से गिर सकता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इसे हम लोग बोलेंगे कि ये पास्चन सीरीज का हिस्सा है, पास्चन सीरीज। उसी तरीके से और दो सीरीज की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारे बुक में कितनी सीरीज देके रखे हुए हैं, पर मैं इसके बाद बात करूंगा n इज इक्वल टू 4 पे गिरने का। तो n इज इक्वल टू 4 पे 5 से गिर सकता है, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, ऐसे इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे जितने भी आपके फोटॉन्स निकलेंगे उसका जो वेवलेंथ होगा वो किसका हिस्सा होगा? ब्रैकेट सीरीज का हिस्सा होगा, ब्रैकेट सीरीज। और फाइनली आपका यहाँ पे एक और सीरीज की बात होगी। अगर n इज इक्वल टू 5 पे गिर रहा है तो वो 6 से गिरेगा, 7 से गिरेगा, ऐसे गिरते जाएगा इन्फिनिटी से, 8 से, 9 से, 10 से, सबसे गिर सकता है। तो ये जिस सीरीज का हिस्सा है उस सीरीज को हम लोग पी फंड सीरीज बोलते हैं। अब पता नहीं इसको पी फंड बोलते हैं, कुछ लोग फंड बोलते हैं, मैंने स्पेलिंग लिख दिया, अब अपने हिसाब से इसका नाम का प्रोनाउंसिएशन देख लेना। तो ये सारे अलग अलग सीरीज के वेवलेंथ्स यहाँ से आपको बाहर निकलेंगे, फोटॉन्स बाहर निकलेंगे जिसके अलग अलग वेवलेंथ होंगे। समझ गए? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज या पी फंड सीरीज आप बोल सकते हो।
अगर आप मैं एक एक करके मैं गौर करूँ इन सारी सीरीज में, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन सीरीज की। तो यहाँ पे लाइमन सीरीज की बात कर लें, लाइमन सीरीज। तो बताओ लाइमन सीरीज के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पे गिरेगा, n इज इक्वल टू 1 पे गिरेगा, और हायर ऑर्बिट्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 से कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू 1 डाल दो, m का वैल्यू क्या हो सकता है, m का वैल्यू मतलब कहाँ से गिर रहा है वो, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहीं से भी गिर सकता है वो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, तो m का वैल्यू इससे बड़ा ही होगा, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो बताओ इसके वेवलेंथ का इक्वेशन क्या बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू RH। वेवलेंथ का इक्वेशन आपके पास यहाँ पे है, 1/λ इज इक्वल टू RH हाइड्रोजन एटम के लिए, 1/n² माइनस 1/m², ये हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है। लोअर ऑर्बिट तो फिक्स करके रखा है हमने, n इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है तो हम m ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर, तो m के अलग अलग वैल्यूज डालोगे तो आपको लैम्डा का अलग अलग वैल्यूज मिलेगा, वो सारे के सारे वेवलेंथ लाइमन सीरीज का हिस्सा कहलाएंगे। फिर यहाँ पे कई बार सीरीज लिमिट की बात होती है। सीरीज लिमिट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब मुझे एक बात बताओ कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है और कौन सा ट्रांजिशन होगा इस केस में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो मान लो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हम उसको लैम्डा एल लिख लेते हैं, किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा एल लिख लेते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालोगे कैसे, देखो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एनर्जी होता है, एनर्जी वो वेवलेंथ, एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, hc/λ होता है, मतलब आपका एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतनी कम एनर्जी होगी, और जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। तो अब मुझे बताओ एक बात कि अगर मान लो लाइमन सीरीज की मैं बात करूँ तो एक तो n इज इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल टू 1 पे गिरता है तो इसका जो भी गैप आपको दिख रहा है इतनी एनर्जी का वो फोटोन बाहर निकालेगा, राइट। अगर वो n इज इक्वल टू 3 से डायरेक्टली n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है तो इस बार जो एनर्जी का फोटोन निकलेगा वो एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा एनर्जी का फोटोन निकल रहा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा। और पहले केस में एनर्जी कम था, जब वो यहाँ से यहाँ आया था तो एनर्जी कम था, तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ से यहाँ गिरेगा तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि एनर्जी कम है। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो इसका एनर्जी ज़्यादा है तो इसका वेवलेंथ छोटा होगा। यहाँ से यहाँ गिरेगा तो वेवलेंथ और छोटा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, एनर्जी बढ़ते जा रहा है ना तो वेवलेंथ और छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा वेवलेंथ कब आएगा बताओ, सबसे छोटा वेवलेंथ तब आएगा जब वो इन्फिनिटी से गिरेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से 1 पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब सबसे छोटा वेवलेंथ, और जो सबसे छोटा वेवलेंथ होता है उस सीरीज़ का उसी को हम लोग सीरीज लिमिट बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, सीरीज लिमिट में जो आपका हायर ऑर्बिट है उसका वैल्यू m का वैल्यू इन्फिनिटी डाल देना है। सो फॉर सीरीज लिमिट, फॉर सीरीज लिमिट इसी इक्वेशन में आपको m का वैल्यू इन्फिनिटी डाल देना है, जो हायर ऑर्बिट है उसका इन्फिनिटी डाल देना है वैल्यू। तो लैम्डा का वैल्यू लैम्डा एल हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू RH 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू RH 1 माइनस 0, तो ये तो हट गया, तो यहाँ से आपको लैम्डा एल का वैल्यू मिल जाएगा, लैम्डा एल को ऊपर भेज दो तो लैम्डा एल इज इक्वल टू 1/RH। RH का वैल्यू डालोगे यहाँ पे जो कि फिक्स है 1.097 इंटू 10⁻⁷ यही लिखा हुआ है ना, कुछ और लिख दिया मैंने, देखता हूँ 1.097 इंटू 10⁻⁷, कन्फर्म कर लेने का मुझे, या पर मीटर। तो बस ये वैल्यू आप डालोगे, सॉल्व करोगे तो आपको सीरीज लिमिट मिल जाएगा, किसका, लाइमन सीरीज का। तो मैंने लाइमन सीरीज का बता दिया, एक दो सीरीज की बात और कर लेता हूँ, बाकी आप देख लो, ढूंढ सकते हो, आपके बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं इतना सारा, लेकिन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 2 सीरीज की और बात कर लूँगा, दूसरा आपका बाल्मर सीरीज है और उसके बाद पास्चल सीरीज, बस बाकी आप इसी तरीके से खुद ही काम कर सकते हो। बाल्मर सीरीज में क्या होगा बताओ, आपका जो इलेक्ट्रॉन है फाइनली n इज इक्वल टू 2 में गिरता है, 2 में गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, m इज इक्वल टू 3 से 4 से 5 से 6 से कहीं से भी गिर सकता है। तो आपको इक्वेशन में क्या यूज करना है बताओ, 1/λ इज इक्वल टू
आर एच 1/n² होता है, तो n का वैल्यू तो फिक्स हो गया 2² माइनस 1/m², m कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। फिर से अगर हम लोग सीरीज लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो सीरीज लिमिट के लिए आपको क्या करना है, सीरीज लिमिट के लिए m का वैल्यू इन्फिनिटी डाल देना है। तो m का वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो 1/λ, सीरीज लिमिट इसका लैम्डा बी ले लेते हैं, बाल्मर सीरीज, लैम्डा बी इज इक्वल टू आर एच 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4 होगा, 1/∞ का स्क्वायर, ये फिर से 0 हो जाएगा। सो 1/λ बी विल बी इक्वल टू आर एच 1/4, ये तो 0 हो गया, तो आर एच डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, तो लैम्डा बी इज इक्वल टू 4/RH आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सीरीज लिमिट हो गया बाल्मर सीरीज का। आपको आर एच का वैल्यू डालना है, आपको सीरीज लिमिट मिल जाएगा। उसी तरीके से पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड सब आप ऐसे निकाल सकते हो। मैं एक और सीरीज बस निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये लाइमन बाल्मर पास्चन। पास्चन सीरीज में आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू 3, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स गिरता है वो किस में गिरता है पास्चन में, n इज इक्वल टू 3 पे। कहाँ से, 4 5 6 7 8 से। तो आपको यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 फिक्स कर देना, बाकी m का वैल्यू 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और उसके अलावा 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर, राइट। अगेन इसमें भी अगर मैं सीरीज लिमिट की बात करूं, तो सीरीज लिमिट क्या हो जाएगा बताओ, सीरीज लिमिट का इसका हम लोग लैम्डा पी लिख लेते हैं। यहाँ पे भी m को वैल्यू आपको इन्फिनिटी डालना है, तो 1/λ पी इज इक्वल टू आर एच 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 1/∞, फिर से ये 0 हो जाएगा, 1/λ पी इज इक्वल टू आर एच अपॉन 9, तो आपको आर लैम्डा पी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, सीरीज लिमिट लैम्डा पी इज इक्वल टू 9/RH। फिर से आर एच का वैल्यू डाल के आप सीरीज लिमिट पास्चन सीरीज का भी निकाल सकते हो, ऐसे किसी भी सीरीज का निकाल सकते हो, बस आपको तरीका ट्रिक याद रखना है किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो पार्ट होता है ये भी होता है यहाँ पे खत्म। बच्चों यहाँ पे दो और टर्म्स की बात कर लेते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी, दोनों एक ही चीज़ है। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आपका अगर इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है किसी भी एटम में, और उसको अगर आप किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा रहे हो, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का जो लोएस्ट एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी उसका जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी होता है, वो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन अटेन करेगा वो उसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे आपके बुक में एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम का देके रखा है, तो मैं हाइड्रोजन एटम की ही बात करता हूँ, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में अगर आप देखोगे तो एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट है क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है वैसे भी। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने फर्स्ट ऑर्बिट में है, इसका मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, और सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में है। और ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट में हमको पता है n इज इक्वल टू 1, इसकी एनर्जी जो होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये इसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी है और ये जिस स्टेट में उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अगर मान लो इसको आपको सेकेंड ऑर्बिट में भेजना है, n इज इक्वल टू 2 में भेजना है, तो n इज इक्वल टू 2 में मुझे बताओ एनर्जी कितना था, अगर याद होगा तो आई थिंक 3.4 था ना, हमने देखा था यहाँ पे। सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल होगा En इज इक्वल टू 3, उसमें एनर्जी क्या था बताओ, E2 इज इक्वल टू E3 माइनस, भूल जाता हूँ बार बार यार, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है। अगर इसको उठा के आपको इस ऑर्बिट में इससे ज़्यादा एनर्जी वाले जितने भी ऑर्बिट्स हैं या इससे ज़्यादा एनर्जी वाले जितने भी एनर्जी स्टेट्स हैं, मतलब ये जो है एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस ऑर्बिट में, तो हम इसको स्टेट्स बोलते हैं कि ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट हो गया, ये पहला एनर्जी स्टेट है जो इससे ज़्यादा है, ये दूसरा एनर्जी स्टेट है, पहला एनर्जी स्टेट, ये दूसरा एनर्जी का स्टेट है जो जिसका एनर्जी जो है उससे ज़्यादा है। तो आपका लोअर एनर्जी स्टेट जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं,
ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एनर्जी वाले जितने भी आपके स्टेट्स हैं वो सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट्स कहलाते हैं। सो दीज ऑल आर एक्साइटेड स्टेट्स। इससे ज़्यादा भी होंगे, इससे ज़्यादा भी होंगे, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 टिल n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन के स्टेट्स है वो सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट होंगे और आपका इलेक्ट्रॉन ये आपका ग्राउंड स्टेट होगा। ग्राउंड स्टेट दूसरे एटम में देखोगे तो अलग अलग ऑर्बिट में भी हो सकता है। जैसे अगर लिथियम की बात करें हम लोग, तो लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है पहले ऑर्बिट में, और तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे ऑर्बिट में होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये n इज इक्वल टू 1 में है, पर ये वाला इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में है, तो ये दोनों अपने ग्राउंड स्टेट में है और ये अपने ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि इसकी एनर्जी इससे कम अब नहीं हो सकती। इससे कम तो ये ऑर्बिट हो गया ना, और इस ऑर्बिट में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता नीचे वाले ऑर्बिट में, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे कम नहीं हो सकता, तो ये भी अपने ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन का सबसे कम एनर्जी स्टेट जिसमें वो रहता है, समझे। तो फिलहाल यहाँ पे इन सब एटम्स की बात नहीं हो रही, हाइड्रोजन एटम की ही बात हो रही है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो हम बोलेंगे कि वो ग्राउंड स्टेट में सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, बाकी सारे एनर्जी स्टेट्स एक्साइटेड स्टेट्स कहलाएंगे, समझ गए। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आपको कितना एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। तो ये अलग अलग एनर्जी होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, ऐसे होता है। अगर हम बात करेंगे मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी की, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी की, तो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब सबसे कम एनर्जी कितना लगेगा ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। तो आप क्या करोगे, ग्राउंड स्टेट ये है, अगर इसको पहले एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हो तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप इसको यहाँ से दूसरे एक्साइटेड स्टेट में भेजना है n इज इक्वल टू 3 में, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में भेज रहे हो तो ये मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी है। इतना एनर्जी, जितना ये गैप आपको दिख रहा है, इतना एनर्जी आपको देना ही पड़ेगा। दैट मीन्स आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, सेकेंड एनर्जी E2 कहाँ गया, ये है, और फर्स्ट एनर्जी E1, इन दोनों में जितना गैप है यही आपका मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी होगा, दैट इज E2 माइनस E1। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो E2 का वैल्यू माइनस 3.4 है और प्लस 13.6 हो जाएगा, मतलब माइनस ही कर रहे हो, माइनस 3.4 माइनस 13.6, तो प्लस 13.6 हो जाएगा। तो 13.6 माइनस 3.4 विल गिव यू आई थिंक 10.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10.2 या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका फर्स्ट या मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी हो गया। मतलब पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए, ग्राउंड स्टेट से पहला एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर वो एक हाइड्रोजन एटम है तो, ठीक है। उसके अलावा 10.2 ही है ना, हाँ 10.2 ही बराबर तो है यार, आता है हम लोग को, आता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो दूसरा एक्साइटेशन एनर्जी हो गया कि आप उसको यहाँ से कहीं और भेज रहे हो, ठीक है। या आप यहाँ से यहाँ भेजोगे तो आपको इतना गैप में जितना भी एनर्जी लग रहा है उतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी की बात हो रही है तो हम उतना ही करेंगे और एक्सपेक्ट यही करेंगे कि बस यही पूछा जाए। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन का एनर्जी का मतलब होता है कि आपको कितना एनर्जी लग रहा है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from its ground state, from its ground state। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो अपने ग्राउंड स्टेट में है, वहां से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है एटम में से, तो एटम में से इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी आपको देना पड़ेगा वो एनर्जी उसका आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। हम यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन एटम की ही बात करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन एटम की ही बात हुई है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन एटम का अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना चाहते हो तो कितना होगा बताओ। देखो ये एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ये इसके अंदर, और वो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में है अपने, और उसमें उसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब देखो ये नेगेटिव एनर्जी है,
कभी भी अगर किसी चीज़ की एनर्जी नेगेटिव होती है मतलब कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, किसी बाउंड स्टेट में है, किसी के साथ फंसा हुआ है। आप देखोगे कि आपका जो भी फंसा हुआ सिस्टम होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड फंस गया है, उससे अभी बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, समझे। वैसे अगर मान लो किसी का पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करो, अगर कोई ऑब्जेक्ट का आप अर्थ के साथ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होगा। और जनरली ये नेगेटिव एनर्जी और फंसने वाला काम जो होता है वो तभी होता है जब अट्रैक्शन होता है, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करके भागा देंगे, तो फंसेंगे क्यों। फंसने का काम जो होता है वो अट्रैक्शन में होता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो जब अट्रैक्शन होगा तो ये फंस गया इलेक्ट्रॉन, और अगर वो फंस गया है इसका मतलब उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। जितनी एनर्जी नेगेटिव है अगर आप उसको फ्री करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको उसका एनर्जी ज़ीरो बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर ज़ीरो बनाओगे तो ये इससे फ्री हो जाएगा, और फ्री हो गया मतलब आपने इसको इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से या इस एटम से निकाल के फेंक दिया। तब मुझे एक बात बताओ कि इसकी एनर्जी फ्री कब होगी। इसकी एनर्जी फ्री मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा, जब आप बाहर से इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दोगे, तो इसके पास पहले से -13.6 है, आप +13.6 दे दो तो उसकी टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और तब ये फ्री हो जाएगा। आपने अगर मान लो 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी तो भी ये फ्री होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। मिनिमम एनर्जी जो आपको इलेक्ट्रॉन को देना है उसके ग्राउंड स्टेट में, ताकि वो एटम से बाहर निकल जाए। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितना हुआ। सो फॉर हाइड्रोजन एटम आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इट इज 13 पॉइंट, याद रखना इधर माइनस में लिख दीजिए, माइनस लिखना नहीं है, जितना एनर्जी आप दे रहे हो वो एनर्जी लिखना है। तो आप तो पॉजिटिव में दे रहे हो ना, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहा जाता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम का आप बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहते हो तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मतलब इतनी एनर्जी लगेगी, इतना एनर्जी अगर आपने दिया इसको तो इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल के छूट जाएगा। इससे ज़्यादा दोगे तो भी छूटेगा, पर हम आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात करते हैं तो मिनिमम एनर्जी पकड़ के चलते हैं मिनिमम कितना एनर्जी देना है। तो ये बात हो गई आपके आयनाइजेशन एनर्जी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी की, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे डी ब्रॉगलीस एक्सप्लेनेशन की। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे लिमिटेशन समझ लेते हैं, बोहर का लिमिटेशंस भी समझ लेते हैं, और उसके बाद डी ब्रॉगली की बात करेंगे। लिमिटेशंस क्या है टॉपिक अगला आपका, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। देखो बोहर मॉडल के अंदर भी कुछ खामियां थी, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। बोहर्स लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, क्या क्या खामियां थी बताओ। देखो पहली चीज तो यहां पे ये जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही काम करता है। सो couldn't explain atomic spectra for atoms other than हाइड्रोजन लाइक एटम्स। मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अलावा किसी और एटम के बारे में, किसी और एलिमेंट के एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरे एटम के जो मतलब जो हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं थे उसके जो स्पेक्ट्रम थे वो कुछ अलग तरीके से आ रहे थे, जिसका एक्सप्लेनेशन बोहर मॉडल के पास नहीं था, और इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई इसके मॉडल में। सेकेंड चीज़ ये था कि इवन जो आपका एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया था और उसके बेसिस पे जो लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया गया था, वहाँ पे दो चीज़ें थी जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। पहले तो जो भी लाइंस थे आपके, जो भी लाइंस एमिट हो रहे थे या एब्जॉर्ब हो रहे थे, वो अपने आप में एक सिंगल लाइन नहीं थे, बल्कि अगर क्लोजली इसको ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पे एक आध लाइन और था, डबल डबल जैसा, कहीं सिंगल कहीं डबल।
अब ये डबल लाइन, सिंगल लाइंस, ये इस तरीके से क्यों आ रहे थे, इसका भी एक्सप्लेनेशन कोई बोर मॉडल के पास नहीं था। एक एक लाइन एक एक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो रही है, समझ में आता है, पर उसी के जस्ट बगल वाला एकदम नजदीक वाला फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्व हो जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल के पास नहीं था कि डबल लाइन का क्या चक्कर है, और डबल लाइन बहुत नजदीक था। तो ये जो है बोर का मॉडल या बोर का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरी बात, लाइंस हैड डिफरेंट इंटेंसिटीज। लाइंस हैड डिफरेंट इंटेंसिटीज मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन एमिट हुई है और एक रेड कलर की लाइन एमिट हुई है एमिशन स्पेक्ट्रम में, तो वो अलग अलग इंटेंसिटी की थी। ब्लू बहुत ज़्यादा इंटेंस था, रेड एकदम कम इंटेंस था, तो कम निकला था वो, ब्लू वाला बहुत ज़्यादा निकला था। इसके पीछे का क्या लॉजिक था, ये भी बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों किसी की इंटेंसिटी लाइन की ज़्यादा है और किसी की कम है, ये एक्सप्लेनेशन भी हमें नहीं मिला था। लास्ट थिंग यहाँ पे ये था कि इनके पॉस्टुलेट्स में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ था जिसका आंसर नहीं दे पाए थे। जैसे कि फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट्स कहाँ से आया, मतलब इन्होंने कहा था ना सेकेंड पॉस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा, ये कहाँ से आया फिक्स्ड ऑर्बिट, और फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, मैक्सवेल की थ्योरी को नहीं मानेगा। पर ऐसा क्यों, इस क्यों का भी आंसर बोर के मॉडल में नहीं था। तो ये कुछ खामियां बोर के मॉडल में भी थी, और इन्हीं खामियों की वजह से यहीं पे बात रुकी नहीं, बल्कि और चीज़ें तलाशी गई और कुछ थियरीज भी आए। जैसे आपने सुन रखा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो शायद ये बातें सुन रखी होंगी, और कुछ नई चीज़ें सुन रखी होंगी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके बाद फिर हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें की थी उसमें फोटोन की थ्योरी, ये सब मिला जुला के हमें इशारा कर रहे थे कि हम जो अभी तक जानते हैं शायद हम सही चीज़ें नहीं जानते हैं, और ये फिजिक्स का एक नया रास्ता और एक नया दरवाज़ा खोल रही थी। फाइनली जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो उसके बाद एक नई फिजिक्स की शुरुआत हुई, और उस फिजिक्स को हम लोग आज क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में बहुत ही नया है, आज भी बहुत से रिसर्च और बहुत सी चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, और लोग इस फील्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही थी, और इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया स्टडी करना। आज भी इस पर रिसर्च चल रहा है, आज भी इसको स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि एक नया फील्ड है और एक नए तरीके से हमको सोचने पर और इस दुनिया को देखने पर मजबूर करता है। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि बोर का जो मॉडल था इसमें कुछ लिमिटेशन ज़रूर थे, लेकिन कुछ सपोर्ट भी इसको मिला। जैसे पिछले चैप्टर में हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा था। डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था उसको फाइनली एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट भी मिला था। अगर आपको याद होगा तो डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट द्वारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को उन्होंने कहा था कि जितने पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप में एक वेव होता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ये प्रूफ हमें मिला था डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से, जहाँ पे दिखा दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन हुआ है। डाइफ्रैक्शन जो कि वेव की प्रॉपर्टी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिखा रहा था। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक वेव जैसा है, ऐसा माना जा सकता है। डी ब्रॉगली ने ये बात बोहर के लिए भी अप्लाई किया, और हम इसको फिलहाल यहाँ पे बोल रहे हैं डी ब्रॉगलीस एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डी ब्रॉगलीस एक्सप्लेनेशन की, कि डी ब्रॉगली ने किस तरीके से सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया, बोहर के मॉडल को। ठीक है, देखो डी ब्रॉगली को खुद सपोर्ट कैसे मिला था, डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से। डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो मैटर होता है वो भी अपने आप में वेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और उन्होंने मैटर वेव का कॉन्सेप्ट दिया। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में वेव जैसा ही होगा, और इसको डेविसन और जर्मर ने प्रूव भी कर दिया था जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट में पता चला कि इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन दिखा रहा है। डाइफ्रैक्शन जो कि प्रॉपर्टी है वेव की, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिखा रहा था। तो इससे डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को सपोर्ट मिला। तो डी ब्रॉगली पहले से ही बोल चुका था कि जो मैटर है वो अपने आप में वेव की तरह होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में वेव की तरह होगा। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो डी ब्रॉगली ने कहा कि वो किस टाइप का वेव होगा। देखो, वेव तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा अगर वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक स्टेशनरी वेव की तरह होगा। तो आपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव रुका हुआ होता है,
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी वेव की तरह होगा। वेव तो पहले ही बोल दिया था उन्होंने, यहाँ पे ऑर्बिट में वो स्टेशनरी वेव या फिर उसको हम स्टैंडिंग वेव बोल सकते हैं, वो स्टैंडिंग वेव की तरह होगा। ठीक है, अब ये वेव कितने वेव्स कंप्लीट करेगा ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो पूरा एक वेव कंप्लीट करेगा। सेकेंड ऑर्बिट में है, मतलब टोटल जो आपका लेंथ होगा ऑर्बिट का वो लैम्डा के बराबर होगा, समझे। और अगर सपोज करो वो सेकेंड ऑर्बिट में है तो 2 वेव्स कंप्लीट करेगा। जिस नंबर के ऑर्बिट में हो उतना वेव्स कंप्लीट करेगा वो। तो सेकेंड ऑर्बिट में है तो 1 वेव 2 वेव कंप्लीट करेगा, तो टोटल 2 लैम्डा का वेवलेंथ हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे लैम्डा चेंज हो जाएगा, मान लो लैम्डा 1 हो गया पर 2 लैम्डा 1 हो जाएगा। फिर थर्ड में क्या हो जाएगा, 1 2 3, थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, 3 वेव्स बनाएगा। यहाँ पे मान लो लैम्डा 2 वेवलेंथ है तो 3 लैम्डा 2 हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट में आपका अलग, जितना जो ऑर्बिट में रहेगा उतने नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट करके वहाँ पे रहेगा। अब देखो अगर एक वेव कंप्लीट हो जाता है तो हमें पता है कि जो स्टेशनरी वेव होता है, स्टेशनरी वेव लूप के फॉर्म में होता है, तो ये लूप के फॉर्म में होगा। लूप कंप्लीट करोगे तो दो लूप, फर्स्ट ऑर्बिट में आपको 2 लूप मिलेगा, सेकेंड ऑर्बिट में कितना लूप मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा, थर्ड ऑर्बिट में आपको 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। मतलब जितना नंबर है ऑर्बिट का उससे डबल लूप मिलेगा आपको। ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज अ स्टेशनरी वेव हम लोग किसी ऑर्बिट में बनाते हैं। मान लो कोई भी एक ऑर्बिट पकड़ लो आप यहाँ पे, लेट्स से कि कहा गया ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इस तरीके से है, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है आपका। अब कौन सा ऑर्बिट है मैं नहीं पता, इसमें कुछ वेव्स वो कंप्लीट करेगा अपना, तो यहाँ पे हम इसका वेव्स कंप्लीट कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ये एक, ये इस तरीके से आपका, नहीं गड़बड़ हो गया, रुको, ये बनाते चले जाओ, ये ऐसा आ गया। चलिए देखते हैं कितना वेव्स कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 वेव, फिर 2 वेव, फिर 3 वेव और फिर 4 वेव। आई थिंक 4 वेव कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। तो ये आप मान सकते हो कि फोर्थ ऑर्बिट में है। अगर हम इसका लूप कंप्लीट कर दें तो देखो, अगर n इज इक्वल टू 4 यानी कि फोर्थ ऑर्बिट में अगर है, किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, हम 4 ऑर्बिट में इमेजिन कर रहे हैं, तो इसके टोटल 8 लूप्स बनेंगे। तो देखो एक लूप यहाँ बना, 2 3 4 5 6 7 और टोटल 8 लूप बन गया। तो क्योंकि हम लोग किसी जनरल nth ऑर्बिट की बात करेंगे, तो nth ऑर्बिट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो रेडियस होगा वो Rn होगा। हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे ऑर्बिट का जो लेंथ है, वो लेंथ क्योंकि सर्कल है तो 2 पाई r हो जाएगा, 2 पाई Rn। और मैंने बताया था ये लेंथ किसके इक्वल होगा। अब देखो टोटल यहाँ पे कितने कंप्लीट वेव्स बन रहे हैं, 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव, क्योंकि ये चौथे ऑर्बिट में है। nth ऑर्बिट में है तो क्या हो जाएगा, n लैम्डा, n लैम्डा n। देखो फोर्थ ऑर्बिट में था तो 4 लैम्डा, फिफ्थ ऑर्बिट में था तो 5 लैम्डा, इतने नंबर ऑफ वेव्स को कंप्लीट कर रहा है। तो अगर nth ऑर्बिट में है तो n लैम्डा, ये पूरा का पूरा लेंथ जो होगा वो n लैम्डा हो जाएगा। तो ये एक आपका यहाँ पे लॉजिक दिया गया था डी ब्रॉगली द्वारा। तो जो टोटल लेंथ है 2 पाई Rn वो किसके इक्वल हो जाएगा, n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टोटल n टाइम्स लैम्डा इतना पूरा ये वेव यहाँ पे अपना लेंथ कंप्लीट करेगा। अब ये एक इक्वेशन आ गया और इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, लैम्डा n का वैल्यू निकालो। लैम्डा n का वैल्यू 2 पाई Rn अपॉन n हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लिख दो। अब डी ब्रॉगली ने अपना थियरी क्या दिया था बताओ, कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आप निकालोगे तो उस वेवलेंथ का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसको भी मैं लैम्डा n लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या था, h/p था, इसको मैं pn लिख देता हूँ nth ऑर्बिट के लिए। और p क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का मास m हो जाएगा और वेलोसिटी हम लोग vn लिख देते हैं, राइट। इसको इक्वेशन 2 लिख दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों लैम्डा का वैल्यू है,
तो 2 पाई आर एन अपॉन एन, 2 पाई आर एन अपॉन एन इज इक्वल टू एच अपॉन एम ई इंटू वी एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब एक काम करो, आप एन को वहां लेके चले जाओ, तो 2 पाई आर एन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम ई, एन एच अपॉन एम ई वी एन, यही है ना। अब ध्यान से एम ई वी एन को यहां ले और 2 पाई को नीचे लेके चले जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा, एम ई वी एन इंटू आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब एम वी आर क्या होता है बताओ, एम वी आर इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम एल, एन एच अपॉन 2 पाई। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, एन एच अपॉन 2 पाई। और ये क्या है, ये एक्चुअली में आपका बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट है। तो जब डी ब्रॉगली ने अपने थियरी लगाया, अपने थियरी लगा के मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अपना उसने किया इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को, तो हम बोहर के सेकेंड पोस्टुलेट पे पहुंच गए। मतलब बोहर के सेकेंड पोस्टुलेट को आपका डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रहा है। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो भी बोहर के पोस्टुलेट्स को सपोर्ट करता है, उसके थियरी को सपोर्ट करता है। समझ गए। तो ये एक सपोर्ट जरूर मिला, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे खामियां भी थे, आगे बहुत सारे काम हुए और हमारे लिए एक नई फिजिक्स की दुनिया खुल गई। अब आगे की चीज़ें जो है हम शायद फिजिक्स में उतना नहीं पढ़ते हैं या फिर बोर्ड्स में आपका नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ चीज़ें हैं। और इसके आगे की और जो फिजिक्स है या क्वांटम मैकेनिक्स है, वो अगर 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप फिजिक्स चूज़ करते हो, फिजिक्स के स्ट्रीम में जाते हो और पढ़ना चाहते हो, तो आपको इसके आगे की सारी कहानी जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल 12th स्टैंडर्ड के लिए आपका जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें इतना ही हिस्सा है। हाँ, आगे ज़रूर हम लोग सेमीकंडक्टर्स एक और चैप्टर है, उसके बाद मतलब उसमें बात करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें और होंगी। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, एटम का जो स्ट्रक्चर हम जानने की कोशिश कर रहे थे, वो 12th स्टैंडर्ड में यहीं तक है आपके लिए। आगे और स्टडी करना है क्वांटम मैकेनिक्स ने उसका कैसे पिक्चर बनाया। ऑर्बिटल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट तो आप ऑलरेडी पढ़ते हो केमिस्ट्री में, यहाँ पे फिजिक्स में तो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता है। पर और अगर आगे डीप में जो चीज़ें हैं इसमें क्या हुई, वो सारी चीज़ें तो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ही जान पाओगे अगर आप फिजिक्स ऑप्ट करके पढ़ते हो तो बच्चों यहाँ पे एटम के बारे में जितनी भी चीज़ें थे, जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, थियरीज पढ़ा, जो भी उसका मॉडल था वो सब स्टडी किया, एटम वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। एटम के अंदर घुस के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। एटम वाला पूरा पार्ट यहाँ पे अब होता है खत्म।